दिल्ली में चुनाव आयोग के जरिए अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक तौर पर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। और नए तरीके से अगर चुनाव इस दौर में जो हो रहे हैं उसमें सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए 15 दिन का वक्त मिलता है। और उस लिहाज से समझे तो अगर कम से कम दिन में अगर चुनाव कराना हो तो सिर्फ 24 से 25 दिन के भीतर वोटिंग हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक का वक्त होता है, लेकिन 25 से 40 के बीच में। इस लिहाज से समझे तो अगर आज की रैली के बाद, जिसका जिक्र हो रहा है कि आज की प्रधानमंत्री की इस रैली के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो वो फरवरी के दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते तक में जरूर होगा। संसद शुरू हो रही है, संसद शुरू होने से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे, क्योंकि फिर बजट का मसला आ जाएगा इन सब में कहीं ना कहीं दिल्ली। और उसके बाद मार्च में तो फिर बच्चों की परीक्षा भी है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है। इन सब के मद्देनजर माना यही जा रहा है कि 15 फरवरी के इर्द गिर्द ही सारे चुनाव दिल्ली में निपटाने की एक तैयारी होगी। ये एक सवाल है आलोक जी कि क्या ये माना जाए कि दिल्ली के जरिए जो एक देश के भीतर परिवर्तन की हवा पहली बार दिखाई दी थी, और जिन मुद्दों को उठाया गया था अन्ना हजारे के जरिए उस दौर में, या केजरीवाल खुद थे लेकिन वो उस समय राजनीतिक तौर पर अपने आप को लेकर नहीं आए थे, दिल्ली ने चुनाव का परिवर्तन दिया, कांग्रेस के खिलाफ हवा गई। ध्यान दें तो उसके बाद से कांग्रेस के खिलाफ ही हर राज्य में बीजेपी लगातार जीतती रही है, और बीजेपी के अलावे कोई दूसरा विकल्प किसी भी जगह पर नहीं था। तो दिल्ली में ऐसा नया क्या है? ये नया इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के दो विकल्प थे। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस अभी भी पीछे है और विकल्प के रूप में आज पार्टी ही है। और इसलिए बीजेपी का आप याद करें जी कि एक समय बीजेपी का गढ़ भी दिल्ली रहा है। काफ़ी अरसे तक दिल्ली में बीजेपी बने, विजय कुमार मल्होत्रा को आप कहें, मदन लाल खुराना को याद करें, साहब चुन करें, वो बिल्कुल हाथ से निकल गया। और इसलिए अब उनको मोदी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। न तो नेतृत्व है, लेकिन जो आपने बात शुरू की थी, मुझे लगता है कि असली परीक्षा इसी बात की है कि आपने जिस आंदोलन करके दिल्ली से सत्ता ग्रहण की है, उस आंदोलन की कोई झलक पिछले 7 महीनों में दिखाई दी या नहीं दिखाई दी, उसका कोई फायदा मिला है? नहीं, हम एक दूसरी चीज भी जानना चाह रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराती है, शीला दीक्षित खुद हारती है चुनाव दिल्ली में ही, उसके बाद पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाएं तो कांग्रेस हर जगह धराशायी हुई, हरियाणा में हारती है, झारखंड में हारती है, महाराष्ट्र, हर जगह वो हारी है। दिल्ली दोबारा उस पोजीशन पे आकर लौटे हैं और इस वक्त दिल्ली में बीजेपी सत्ता में है। इसको किस नजरिए से देखा जाएगा? देखिए, दिल्ली सत्ता में इसीलिए उसके लिए मुश्किलें ज़्यादा हुई हैं क्योंकि उसको लोग उससे ज़्यादा अपेक्षा करते थे। कांग्रेस से भी अपेक्षा करते थे, वो पूरी नहीं हुई। और जैसा आपने जिन राज्यों में कहा, कांग्रेस इसलिए भी हारी कि वहाँ राज्यों में नेतृत्व तो नहीं था। बीजेपी की भी यहाँ यही समस्या है कि उनके पास कोई एक ताकतवर नेता नहीं है। हर्षवर्धन का नाम था, हर्षवर्धन से भी मोदी जी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। मुखी का नाम आया था, वो भी अब कहीं पर्दे के पीछे चले गए। विजय गोयल प्रतीक्षा की सूची में ही है, अभी तक उनको नहीं है। नए अध्यक्ष बने हैं, वो कारपोरेटर थे। तो इसलिए अब सब कुछ मोदी पर दारोमदार इसीलिए करना पड़ रहा है। मोदी जी आप कह रहे हो खुश नहीं, खुश किससे हैं? वो खुश मेरा ख्याल है अपने आप से ज्यादा है क्योंकि वो ये मानते हैं कि मेरे बल पर सब कुछ एक नाम चूंकि हमारे जहन में आ रहा है कि स्मृति ईरानी का नाम आ रहा था कि क्या दिल्ली में उस चेहरे को लाया जा सकता है? दिल्ली में चुनाव लड़ चुकी है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि एक सरप्राइज के रूप में उनका नाम उन्होंने अपने उसमें रखा है। लेकिन ये भी संभव है क्योंकि उसमें दिल्ली के विधायकों उनको यदि लगे कि इनका बहुत विरोध हो सकता है, जो अभी तक पत्रकारों उम्र के बीच में जो चर्चा जिसको सामने को मिलती है, तब उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। और तब इसलिए हो सकता है जैसे उपाध्याय जो कि सबसे जूनियर माने जाते हैं, उन पर दाव लगा सकते हैं। मेरी जो जानकारी यदि कहे, वो किसी युवा नेतृत्व को दिल्ली में चाहते हैं, मतलब जो 40-45 के बीच हो। स्मृति ईरानी की उम्र का मैं साहब मुझे पास नहीं है, लेकिन ऐसे किसी युवा नेतृत्व को देना चाहते हैं जिसके पास अनुभव ना हो। हाँ, जो उनके हिसाब से चले, शातिर राजनीति में माहिर खिलाड़ी ना हो। हाँ, बिल्कुल इस तरह का आदमी वो चाहते हैं। और दूसरा उनको अगले 10 वर्ष हो गए। देखिए, आपने सुनिए, हम लोग कई बात करते रहे, मोदी लेकिन एक चीज बताइए, नहीं करते। आप ये बोल रहे हैं क्या वो संघ से जुड़ा हुआ हो? संघ से जुड़ा तो जरूर होगा ही, यदि बिना इसके नहीं चलेगा ना, लगता है जो स्थिति आ रही है। बिल्कुल। और इसलिए स्मृति ईरानी पता नहीं उसमें ठीक से बैठती है कि ये अलग बात है कि संघ के हर कागज पर वो दस्तखत तो करके भेज ही रही हैं। हम एक दिखाते हैं सुरक्षा व्यवस्था का क्या आलम है, जरा दिखाइए और बताइए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रामलीला मैदान में चाक चौबंद है। दिल्ली यानी सत्ता, दिल्ली यानी ताकत, और दिल्ली में उस ताकत का केंद्र अगर कोई है तो रामलीला मैदान है। उसी सड़क के सामने हम मौजूद हैं। भारी सुरक्षा इंतजाम, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है। और प्रवीर, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह के सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं।
रामलीला मैदान यानी शक्ति प्रदर्शन का वो दिन जब दिल्ली में चुनाव के आगाज के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अब ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने बड़े ही धमाके के साथ दिल्ली की जंग की शुरुआत की है। इंच इंच पर कब्जे की ये जंग है और उस कब्जे में इसी रामलीला मैदान से हुंकार भर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैमरामैन प्रवीर के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक। जबरदस्त सुरक्षा इंतजामों के बीच रामलीला मैदान तैयार है उस जंग के आगाज के लिए, जिसमें आज जबरदस्त पुलिस, आप देख सकते हैं किस तरह की तैनाती है। इस तरह के सुरक्षा इंतजाम रामलीला मैदान के चारों तरफ लगाए गए हैं क्योंकि आज बीजेपी शक्ति प्रदर्शन में भारी तादाद में यहां पर लोगों को बुला रही है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस मुक्त दिल्ली बनानी है। आज इसका आगाज करेंगे नरेंद्र मोदी इसी रामलीला मैदान से। शक्ति प्रदर्शन में 3 मुख्यमंत्री शामिल होंगे और देश भर से लोगों को बुलाया जा रहा है। कैमरामैन प्रवीर के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक। क्या ये माना जाए, खासतौर से आलोक मेहता जी, एक सवाल हर जहन में है कि हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर बाकायदा एक बनाया गया, उसमें से जाते हैं। पिछले दिनों एक कार्टून आया था कि एक मशीन लगी हुई है जिसमें जितने भी अपराधी हैं, करप्ट लोग हैं, उसमें से शरीक हो जाएं, चुनाव जीत जाएं तो वो पाक साफ नजर आने लगते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज ही अखबार में खबर छपी है कि शीला दीक्षित के दौर के जो पावर सेक्रेटरी थे आर के वर्मा, उनको लेकर छपी है, जो करप्शन का पूरा मसला है। क्या दिल्ली में आपको लगता है, क्योंकि यहाँ के रामलीला मैदान से एक आवाज उठी थी करप्शन के खिलाफ, पाक साफ उम्मीदवारों को लेकर, दिल्ली का चुनाव इसमें आइडियल स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ तो और ज़्यादा पैसे का खेल ज़्यादा दिखाई देता है। बल्कि सबसे ताज़े चुनाव झारखंड में आप याद करें तो वहाँ सूरजदेव सिंह, जो सबसे विवादास्पद माने जाते थे, उनके परिवार के सदस्य को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो भ्रष्टाचार नहीं, जीत नहीं, 19, अच्छा झारखंड का जिक्र किया, हम एक डाटा दे देते हैं, 19 के खिलाफ आपराधिक मामले और करप्शन के मामले हैं वहां पर झारखंड में जो जीते। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली में वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उतना ध्यान नहीं, ठीक है, जबकि कांग्रेस को कटघरे में जरूर खड़ा करेगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी अपने उम्मीदवारों में या भ्रष्टाचार के कैसे जिन पर कोई यदि आरोप रहे हों उस आधार पर उसका टिकट कटे या उम्मीदवार न बने, ऐसा मुझे नहीं लगता। ताकतवर और जिताऊ उम्मीदवार हरियाणा में भी, पंजाब, जहाँ जहाँ चुनाव में जो रणनीति रही है बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी यही रहती थी कुछ हद तक कि भाई कौन पैसे वाला, कौन ज़्यादा खर्च कर सकता है, कौन ताकतवर है। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल है, तब ये रैली प्राइम मिनिस्टर के ही अगर इर्द गिर्द आ गई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ही इर्द गिर्द पूरी रैली सिमट गई है, पूरा दिल्ली का चुनाव अगर सिमट गया है, क्योंकि जो कल रात कुछ पोस्टर्स लगाए गए उसमें भी वो सवाल प्रधानमंत्री मोदी से ही किए जा रहे हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब देंगे, या बिजली पानी का जो अलग अलग सवाल उठाए गए। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिल्ली की ये रामलीला की आज की सभा कितनी महत्वपूर्ण है और वो इसमें कैसे खरे उतर सकते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि उनके लिए बहुत ही, लेकिन वो अपनी लोकप्रियता के बल पर खरे उतरेंगे। देखिए, अभी वो कोई चुनाव से एक दिन पहले कोई पूर्ण राज्य का दर्जा की अनाउंसमेंट कर दें, ये तो संभव नहीं है, संसद में पास किया जाए और कितना वो अपने हाथ में रखना चाहेंगे। लेकिन ये सही है कि उनके लिए बहुत ही दिल्ली की, बम्बई से ज़्यादा जीत यहाँ ज़्यादा जरूरी है। मुंबई में भी देखिए पूरा बहुमत नहीं मिला था, लेकिन वहाँ भी उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी, गुजरात का असर महाराष्ट्र में दिखाई दे। इस बार मुझे लगता है कि उनका पहला बड़ा शक्ति परीक्षण यही है सत्ता में आने के बाद, कि दिल्ली में वो कैसे जिता करके लाते हैं, क्योंकि इस बार तो वहीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और हरियाणा में भी ऐसे ही हुआ था, हरियाणा में भी कोई नेता नहीं था, तो वो ये चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं पूरी पार्टी को कि पार्टी मेरे कंधों पर टिकी हुई है। नहीं, दिल्ली चकाचौंध को जी रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। शीला दीक्षित ने अपने तौर पे जो भी काम किया, वो बार बार कांग्रेसी इसका जिक्र भी करते हैं, लेकिन हमारा सवाल है दिल्ली में वो कौन से सपने चलेंगे, वो कौन से सपनों में दिल्ली का वोटर खो जाएगा, जो प्राइम मिनिस्टर को कहना भी है, बताना भी है और शायद उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। मतलब देखिए, वो पूर्ण राज्य से उतना जितना मतलब नहीं है, बिजली लोगों को अच्छी मिलेगी, आपको हम सब कुछ अच्छा, बच्चों के लिए पढ़ाई का बहुत इंतजाम आपका हो जाएगा, अस्पताल, जो मुझे लगता है भाषण में जरूर वो जिक्र करेंगे कि, और सफाई हम कर देंगे। जबकि कारपोरेटर, मेरा ख्याल है कि आप और हम जब भी उनके सामने भी बात करते हैं तो यही कहते हैं कि आपका कारपोरेटर यदि उपाध्याय जो झाड़ू आपने देखा था फोटो जो लगा था, कि यदि वही खाली कचरा गिरा के साफ करेंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन वो इसी के बल पर लोगों का विश्वास, उनकी जो पुरानी लोकप्रियता एक संपन्नता दिलाने की है, तो दिल्ली में चाहे झोपड़ी वाला भी है, वो जरूर ये चाहता है कि उसको एक मकान मिल जाए। तो उस दृष्टि से वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये मैं सब कुछ मैं ही दे सकता हूँ, अच्छा मकान, पूरी बिजली, बड़ा सफाई वाला शहर, और दुनिया यहाँ पर उसको देखे, दिल्ली की आरती उतारे, जो
बड़े बड़े अकबर और महाराजा की यदि आप उस तरह से 7 साल पहले एक वो हुआ था कि सबसे भ्रष्ट संस्था कौन है, टॉप 10 में डीडीए का नाम भी आया था। डीडीए तो, और डीडीए से अभी तक उसको मुक्ति कोई सरकार नहीं दिलाती है, आप ये भी ध्यान रखें। ये एक संकेत तो साफ है, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला नहीं है आलोक जी, और दिल्ली एक लिहाज से सेंटर में अगर जिसकी सरकार है उसी के लिहाज से दिल्ली चलती भी है। उम्मीद और कहीं ना कहीं भरोसा जाहिर है, लेकिन एक आलोक जी जो सवाल हमारे सामने था कि दिल्ली पूरी तरीके से केंद्र के जरिए ही चलती है और प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में गए इस बात का जिक्र करते रह गए कि आप हमें दीजिए और हम सीधा वोट आपका हमारे पास आ जाएगा। दिल्ली में तो ये बात वो कह भी सकते हैं। क्या पिछले 7 महीनों के दौर में, जिसका जिक्र अभी सतीश उपाध्याय कर रहे थे, प्रधानमंत्री इस दौर में बहुत तरीके से बहुत सारी बातों को कर चुके हैं। दिल्ली को लेकर एक सवाल हर जहन में है कि दिल्ली का चुनाव और दिल्ली की ये चुनावी रैली सिर्फ वादों के जरिए नहीं हो सकती है, और जो राजनीतिक प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी करना चाहते थे वो 7 महीने के दौर में कितने सफल असफल हुए, इसको दिल्ली बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट भी करता है। तो क्या दिल्ली का जो भी चुनाव हो, जिस भी रूप में हो, क्या ये एक ऐसी टेस्ट है, एक ऐसे मोड़ पर आकर सरकार खड़ी है जहां वो मान रही है कि ऐसे टेस्ट है उसके लिए, क्योंकि ये बहुत सारे मैसेज देगा? बहुत मैसेज देगा। देखिए, पुलिस कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है वो केंद्र के तहत है ही अभी, जिसका लेकिन इसे देखिए आपने उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों के लिए जो अनाउंसमेंट किए गए, वो चाहे वो शायद दीक्षित की सरकार के समय से ही हो रहा था फैसले, लेकिन अल्टीमेटली इस समय में उसको किया गया ताकि उस वोटर को भी अपनी तरफ लाया जा सके। एक धारणा जो बनी हुई है कि झुग्गी झोंपड़ी का वोटर दूसरी तरफ जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ, उसे खींच करके उसको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश की गई है। तो ये ऐसे टेस्ट निश्चित रूप से, देखिए, ये हारने के बाद आप इसका असर दूसरे राज्यों में भी लोगों को पड़ेगा कि साहब मोदी का वो जलवा अब नहीं रहा, मोदी का वो असर नहीं रहा, और केंद्र सरकार की भाजपा की साख भी उससे कम होती है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरी कोशिश, और काफी हद तक ये मानना ही चाहिए कि दूसरी पार्टी ट्रेंड डेंजरस है या ठीक ट्रेंड है, क्योंकि हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे तो मिसेस गांधी भी दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर इस तरह की रैली करने नहीं आई थी। इनके लिए ज़्यादा बड़ी ऐसी टेस्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि पहले इस तरह की रैली नहीं होती थी, लेकिन पहले कांग्रेस का मान लीजिए जिस तरह का प्रभाव रहता था तो वो अपने आप करते थे और बीजेपी की ताकत इसीलिए बढ़ती गई थी। इस समय दूसरी ताकत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो बड़ी चुनौती है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये नहीं झेल सकते कि यहाँ एक बार फिर से वैसी ही स्थिति या स्थिरता की पैदा हो जाए, बीजेपी यहाँ भी हारी हुई दिखाई दे किसी भी कीमत। जब तक कश्मीर में जब सरकार बनाने की कोशिश की गई, अंत तक अभी तक की जा रही है, ऐसी स्थिति में दिल्ली में भाजपा अपना मुख्यमंत्री लाए, इसके लिए कोई भी साम दाम दंड भेद जो माना जाता है संघ और भाजपा में भी, वो सारे ही फार्मूले। ये आपने अच्छा का संघ का जिक्र कर दिया, क्योंकि हम हमारे रिपोर्टर वहां पर जुड़ेंगे। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या आरएसएस इस बार राजनीतिक तौर पर अगर सक्रिय हुई, बीजेपी को जीत मिली, तो इन सब के बीच क्या दिल्ली की आज की चुनावी रैली में संघ कहीं दिखाई देगा? संघ का जिक्र इसलिए क्योंकि इसी रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे लगातार अपना आंदोलन छेड़े हुए थे, अनशन पर बैठे हुए थे, तब संघ के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बाखूबी नजर आते थे, और शुरुआती दौर में तो वह वहां पर भोजन बांटते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करप्शन के खिलाफ और परिवर्तन के लिहाज से देश में जो भी हवा बही, अब उसमें बीजेपी आ चुकी है सत्ता में। तो ये कहीं इसलिए एक बड़ा ऐसी टेस्ट वाकई प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए है, बीजेपी के लिए है दिल्ली का चुनाव।